नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 17 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। इलेक्ट्रिक कचरा खरीदेगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदेश में 21 तक चलेगा कचरा मुक्त अभियान। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में लोग इलेक्ट्रिक कचरे को जमा करवा सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदेश में 21 अक्टूबर तक प्रदेश में ई कचरा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में बोर्ड के 11 क्षेत्रीय कार्यालय में ई कचरे के संग्रह के लिए एक कियोस्क खोला जाएगा। यहां पर ई कचरा संग्रहित किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के मुख्य कार्यालय से ई कचरे के संग्रह के लिए मोबाइल वैन भी हरी झंडी दिखाई है। यह वैन शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ई कचरे को संग्रहित करेगी। बोर्ड द्वारा सोमवार को चरण 3 राज्य बोर्ड के मुख्यालय भवन BCS न्यू शिमला, खलीनी व DC कार्यालय शिमला में ही कचरा एकत्र किया है। मंगलवार को DC कार्यालय संग्रह कियास्क स्थापित किया जाएगा। 18 अक्टूबर को सचिवालय में संग्रह कियास्क स्थापित होगा। 19 अक्टूबर को कनलोग, खलीनी, छोटा शिमला, संजौली, ढल्ली, भट्टा कुफ्फर, 20 अक्टूबर को पंथाघाटी, कुसुमपट्टी, विकासनगर, महली, मल्याणा, 21 अक्टूबर फागली, टूटी कंडी, चक्कर, टूटू तारा देवी में संग्रह कियास्क स्थापित होगा। मोबाइल वैन 17 अक्टूबर को पूरे दिन DC शिमला में और 18 अक्टूबर को पूरे दिन HP सचिवालय, छोटा शिमला में तैनात रहेगी। इसके अलावा उपभोक्ता जनता अपना ई कचरा हमारे 11 क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी, बिलासपुर, मंडी, शिमला, रामपुर, परवाणु, धर्मशाला, ऊना, पांवटा साहिब, कुल्लू और चंबा में 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 तक अवधि के दौरान जमा कर सकते हैं। इन दामों पर बिकेगा इलेक्ट्रिक कचरा। संजय गुप्ता ने बताया कि बोर्ड के सभी क्षेत्रीय सभी कार्यालय अपने अपने कार्यालय में कियोस्क खोलेंगे और ई कचरा 21 अक्टूबर 2023 के दौरान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकता है। ई कचरे के लिए समर्थन मूल्य के रूप में एक राशि तय की गई है। मसलन स्मार्ट मोबाइल फोन के लिए 20 रुपये, कीपैड फोन के लिए 5 रुपये प्रति, लैपटॉप के लिए रुपये 120 और कंप्यूटर के लिए 150 रुपये निर्धारित किया है और अन्य प्रकार के ई कचरे के लिए 15 रुपये निर्धारित किया है। मानव स्वास्थ्य को ई कचरा खतरनाक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि ई कचरा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़े वाली अपशिष्ट धाराओं में से एक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ई कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। ई कचरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरण शामिल है जो अब उपयोग में नहीं है या अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच गया है। ई कचरे में वृद्धि पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। ई कचरे में मुख्य रूप से सीसा, कैडमियम, पारा और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट विषाक्त पदार्थों के कारण, जिनका उचित निपटान नहीं होने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। 10 मंजिला भवन मालिक को नोटिस। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। प्रदेश हाई कोर्ट ने कुमारहट्टी ब्रोक सड़क पर 10 मंजिला भवन मालिक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा भवन मालिक के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 1 नवंबर को निर्धारित की है।
इस मामले में नियमों के विपरीत 10 मंजिला भवन मालिक को प्रतिवादी बनाए जाने के लिए आवेदन दायर किया गया था। कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादी ने कुमारहट्टी ब्रोक सड़क पर 10 मंजिला भवन बनाया है और विभाग की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए भवन मालिक को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने कुमारहट्टी के समीप मल्टी स्टोरी निर्माण पर संज्ञान लिया है। खीरझलाशी गांव से कैंथरी गांव तक 6 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ भवन निर्माण को प्रार्थी कुसुम बाली ने चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि खीरझलाशी गांव से कैंथरी गांव तक बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया है। इसके लिए पहाड़ी को काटा गया है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि जानमाल का खतरा भी बना रहता है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने गत 13 जनवरी को पूरे प्रदेश में टीसीपी अधिनियम को लागू कर दिया था और राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह अवैध निर्माण को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर इस अधिनियम को लागू करे। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में फिलहाल 2.5 मंजिल भवन का निर्माण करने का प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए निदेशक शहरी एवं ग्रामीण विकास को आदेश दिए गए थे कि वह प्रदेश के सभी जिलों के लिए ड्राफ्ट प्लान तैयार करे और उसे प्रकाशित करें। दिवाली तक आएगी सानन कमेटी की रिपोर्ट, देरी से मिला कंसल्टेंट, क्लास 3 भर्ती पर कैटेगरी वाइज देखे जाएंगे नियम। हिमाचल में क्लास 3 यानी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किस तरह से होगा और परीक्षाओं की प्रक्रिया क्या रहेगी? इसको लेकर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट अब दिवाली तक आएगी। पहले अक्टूबर महीने में ही रिपोर्ट देने का कार्यक्रम था, लेकिन एक अतिरिक्त कंसल्टेंट मिलने में हुई देरी के कारण रिपोर्ट अब नवंबर में आएगी। राज्य सरकार ने दीपक सानन कमेटी के साथ अतिरिक्त कंसल्टेंट के तौर पर राज्य सचिवालय से रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी मोती लाल शर्मा को अंगेज किया है। वह क्लास 3 के विभिन्न विभागों के पदों के भर्ती नियमों को स्क्रीन करेंगे। इसके बाद फिर इन भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन पर सुझाव दिए जाएंगे। अलग अलग विभागों के एक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए एक ही परीक्षा की सिफारिश की जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष दीपक सानन नए कंसल्टेंट के साथ बुधवार को बैठक करने वाले हैं। कमेटी ने तय किया है कि दिवाली से पहले फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी इसी सप्ताह अवकाश पर भी जा रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष दीपक सानन भी कॉन्फ्रेंस के कारण हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीडैक से करेंगे बात। कार्मिक विभाग के सचिव डा अमनदीप गर्ग ने राज्य चयन आयोग में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाए गए आईएएस अधिकारी डा राजकृष्ण पुरुथी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भारत सरकार की एजेंसी सीडैक से बात करने के निर्देश दिए हैं। इस एजेंसी से यह वार्तालाप अब आधिकारिक होगा। इससे यह पता चल पाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए हिमाचल में किस तरह के नेटवर्क की जरूरत है और यदि इस एजेंसी को कम दिया जाए तो उसकी लागत क्या आएगी। राज्य सरकार राज्य चयन आयोग में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाने के बाद अब 4 अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां करने वाली है। इसके लिए नए पद क्रिएट करना या एडिशनल चार्ज देने में से कोई एक विकल्प चुना जाएगा। अभी तक कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग खोलने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ पद क्रिएट नहीं किए गए हैं। इसलिए नया आयोग को चलाने वाले कर्मचारियों की अभी भर्ती भी नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने मांगी आरोप पत्रों की कॉपी, विधायकों सांसदों पर दर्ज केस वापस लेने के मामले में अदालत के निर्देश। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा विधायकों अथवा सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने से जुड़े मामले में अहम जानकारियां तलब की हैं।
कोर्ट ने उन विधायकों अथवा सांसदों से जुड़े मामलों के आरोप पत्रों की प्रतिलिपियां मांगी है जिनके मामले सरकार वापस लेना चाहती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से माननीयों के खिलाफ ऐसे 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी है जो सरकार के अनुसार राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए थे। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से प्रत्येक मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा मामला वापस लेने संबंधी राय भी पेश करने के आदेश दिए। सरकार द्वारा दायर आवेदन के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत अन्य विधायकों के खिलाफ प्रदेश के 10 जिलों की अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। सरकार का कहना है कि विधायकों पर राजनीतिक द्वेष के कारण ये आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत विधायक और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 मामलों का निपटारा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करते हुए हाई कोर्ट ने विशेष अदालतों का गठन किया है और आदेश दिए हैं कि वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। मामले पर सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है। गगल एयरपोर्ट से धर्मशाला के लिए शटल बस सेवा जल्द, हवाई अड्डा निदेशक बोले, यहां के लिए भी उड़ानें शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गगल हवाई अड्डे से अन्य क्षेत्रों की संपर्कता बढ़ाने के लिए अमृतसर, कुल्लू व देहरादून के लिए नई उड़ानें शुरू करने की योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर मनी एक्सचेंज काउंटर बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों के लिए हवाई अड्डे से धर्मशाला तक शटल बस शुरू करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा है। निदेशक ने बताया कि एक विशिष्ट योजना के तहत गगल हवाई अड्डे पर स्थानीय शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही कम दामों पर स्टॉल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय शिल्पकार इसका लाभ उठाएं। इस पर अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी बीडीओ अपने क्षेत्र में इस योजना के विषय में जागरूकता फैलाएं तथा स्थानीय शिल्पकारों को इसकी विस्तृत जानकारी देने को कहें। प्रदेश की खेल नीति बदलेगी सरकार। एशियाई खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए बोले सुक्खू। प्रदेश सरकार राज्य में आधारभूत खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है तथा राज्य की खेल नीति में परिवर्तन लाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में चीन के हांगझोउ में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने ऊना जिला के पुरुष वर्ग में कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज, भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी तथा टीम की सदस्य निधि शर्मा, ज्योति, पुष्पा राणा और सुषमा शर्मा को शाल व टोपी देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में शीघ्र ही एक गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव राजेश भंडारी, पार्षद
गोपाल शर्मा और गणमान्य लोग उपस्थित थे। 4 साल के लिए अटैच होगी ई टैक्सी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचित की एसओपी। परिवहन विभाग ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक और ई ट्रैम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक ई टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट से इच्छुक व्यक्ति यह परफॉर्मा प्राप्त कर सकते हैं। एसओपी के अनुसार ई टैक्सी 4 वर्षों के लिए सरकारी विभागों के साथ अटैच होगी। इसके बाद 2 साल के लिए इस अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने ई टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है। इन कैटेगरी के हिसाब से ई टैक्सियों को किराए पर लिया जाएगा। ई टैक्सी की खरीद व इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंप, ई व्हीकल के डेमो आरटीओ स्तर पर परिवहन विभाग ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में किया था ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वर्ष 2023 से 24 के लिए पेश किए गए वार्षिक बजट में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक खरीदने के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग की ओर से इस योजना के लिए एसओपी तैयार कर ली गई है। इस योजना को उद्योग विभाग की ओर से चलाया जाएगा। आपदा में डटे अफसरों को भूली सरकार, दिन रात फील्ड में काम करने वालों को अवार्ड लिस्ट से किया गायब। हिमाचल में इस बार आई प्राकृतिक आपदा में दिन रात राहत एवं बचाव कार्य में डटे रहे कई अधिकारियों को प्रदेश सरकार सम्मान देना भूल गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया था, लेकिन आपदा प्रबंधन ऐसे अधिकारियों की सूची बनती बार कुछ ऐसे अफसरों को भूल गया जो उस वक्त दिन रात फील्ड में जुटे थे। इन्हें सम्मान देना तो दूर की बात, ऐसे काबिल अफसरों का इस सम्मान मंच से नाम तक नहीं लिया गया। प्रदेश में इस बार मानसून में भारी तबाही हुई, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से विभिन्न स्थानों में फंसे 75,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और सभी आवश्यक सेवाएं अस्थायी रूप से बहाल की गई। ट्रैफिक में फंसे लोगों के लिए खाने पीने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन आपदा की घड़ी में अपने परिवार को घर पर छोड़ जनता की सेवा डटे रहने वाले कई अधिकारियों को सरकार भूल गई है। गौर हो कि हिमाचल में आपदा की घड़ी में बेहतर काम करने वाले पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों का सम्मान मंच से नाम तक नहीं लिया गया, जबकि शिमला शहर में ही करीब 30 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। शिमला पुलिस ने जहां दिन रात शिवबाड़ी मंदिर के मलबे से शवों को निकाला, वहीं सड़कों पर ट्रैफिक भी बहाल करवाया, लेकिन आपदा में बेहतर कार्य वाले कई अधिकारियों को सरकार भूल गई है। उधर जब इस बारे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सम्मानित करने से रह गए हैं, उनकी सूची मांगी गई है। सर्दियां शुरू, मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदली करवट। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में पहली बर्फबारी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग में करीब आधा फुट, अटल टनल व मढ़ी में करीब 3 इंच तथा गुलाबा में 1.5 इंच ताज़ा हिमपात हुआ है। बर्फबारी और सुरक्षा लिहाज से मनाली प्रशासन ने सोलंगनाला से आगे अटल टनल को 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है तथा रोहतांग दर्रे के लिए पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। जिला कुल्लू की लघाटी के साथ जलोड़ी, जोत, मानतलाई सहित अन्य ऊंची चोटियों पर सोमवार को बर्फ गिरी है। चूड़धार में भी गिरे फाहे। नौहराधार, सिरमौर व शिमला जिला की सबसे ऊंची चोटी और प्रदेश के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में दूसरे दिन सोमवार को भी हिमपात का क्रम जारी रहा। वहीं निचले मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही जोरदार बारिश हुई। छितकुल में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ ही किन्नौर जिले के ऊंचे आबादी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने के साथ सर्दी का भी आगाज हो गया है। सोमवार दोपहर बाद से किन्नौर जिले के छितकुल में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। इसी तरह जिला के कई अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी की सूचनाएं हैं। सोमवार का छितकुल में दिन का अधिकतम तापमान 0 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। इसी तरह आसरंग, नेसंग, हांगो, नामग्य, नाको, चारंग आदि कई क्षेत्रों में भी पारा बहुत नीचे चले जाने से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। इन दिनों किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में सेब सीजन जोरों पर है। रोजाना हजारों सेब पेटियां मंडियों में भेजी जा रही हैं। ऐसे में बागबानों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। चंबा में चली शीतलहर। जिला के उपमंडल भरमौर व डलहौजी में 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के बीच यहां की पहाड़ियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आ गई है और समूचा जनजातीय उपमंडल शीतलहर की चपेट में आ गया है। हरोली में नशा निवारण केंद्र से छुड़वाए 33 मरीज, पुलिस की दबिश, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उपमंडल क्षेत्र की ग्राम पंचायत अप्पर बढ़ेड़ा में हरोली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर 2 मंजिला भवन के एक कमरे में अवैध रूप से चल रहे नशा निवारण केंद्र का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भवन के एक कमरे में कैद 33 मरीजों को छुड़वाया। इस संबंध में पुलिस ने 6 लोगों बलराम निवासी बारापुर, बलजीत निवासी चब्बेवाल, सौरभ निवासी गांव बस्सी, अमरीक सिंह निवासी गांव मेहना, हरप्रीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह गांव बेहला जिला होशियारपुर पंजाब व राहुल कुमार पुत्र केपी सिंह निवासी रक्कड़ कॉलोनी जिला ऊना के खिलाफ पुलिस थाना हरोली में धोखाधड़ी सहित अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई डीएसपी मोहन लाल रावत के नेतृत्व में बीएमओ हरोली संजय मनकोटिया व एसएचओ सुनील कुमार सहित पुलिस टीम ऊनी, निर्मल पटियाल, मुआ, नरेंद्र कुमार, अजय कुमार और ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान को रेडिंग पार्टी में शामिल कर संयुक्त रूप से की गई। हरोली पुलिस ने कमरे में बंद 33 युवकों को छुड़वाया, जिसमें 31 मरीज पंजाब व 2 हिमाचल, 1 चंबा व 1 सोलन निवासी पाए गए। मरीज अजय कुमार ने बताया कि इसको जहां भर्ती करवाने हेतु इसके परिवारजनों ने उपरोक्त केंद्र को 20,000 रुपए की राशि दी है। नशा निवारण केंद्र में झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। युवक की मौत पर भी सुर्खियों में रहा केंद्र। कुछ माह पहले अवैध रूप से चल रहे इसी नशा निवारण केंद्र में जिला ऊना के एक 28 वर्षीय मरीज युवक की हत्या का मामले को लेकर खूब सुर्खियों में रहा।
उक्त युवक को उसके परिजनों ने 15 दिन पहले ही इस केंद्र में भर्ती करवाया था। युवक के परिजनों ने केंद्र में उनके बेटे की डंडों से निर्मम पिटाई करने जैसे आरोप लगाए थे। सभी मरीज परिवार के हवाले। डीएसपी हरोली मोहन लाल रावत ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे नशा निवारण केंद्र से रेस्क्यू किए 33 युवकों को उनकी पहचान कर उनके परिजनों के हवाले किया जाएगा। केंद्र के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आरोपियों को कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। क्रशर बंद होने से आपदा प्रभावितों को नहीं मिल रही रेत बजरी, सर्दी से पहले कैसे बनाएंगे घर? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करने के बजाय उनके साथ मजाक कर रही है। प्रदेश में महीनों से क्रशर बंद होने की वजह से रेत बजरी उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्य बिना रेत और बजरी के नहीं हो सकता है। इस वजह से निर्माण कार्य रुके हुए हैं। आगे सर्दी का मौसम है। ऐसे में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा में सरकार का रवैया बहुत निराशाजनक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सर्दी का मौसम आने वाला है और ग्राम पंचायतों का काम देखने वाले जिला परिषद कर्मी हड़ताल पर हैं। ऐसे में मनरेगा के तहत होने वाला 1000 करोड़ के काम समय पर कैसे होंगे? सरकार को आसपास राहत के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 3 बार सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, जिससे लोगों के निर्माण का खर्च और भी बढ़ गया है। इसके बाद भी प्रदेश के लोगों को समय पर सीमेंट नहीं मिला रहा है। आपदा से जूझ रहे लोगों को मनमाने कीमत पर भी सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों के निर्माण कार्य रुके हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं कि आपदा प्रभावितों के जख्म और हरे हो जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान इस समय में आपदा प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का ध्यान चीजों को महंगा करके लोगों को परेशान करने का है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिला परिषद के सभी कर्मचारी महीनों से हड़ताल पर हैं। चुनाव में किए गए वादे न पूरे किए जाने की वजह से वह महीनों से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों के सारे काम ठप पड़े हैं। ऐसे में आपदा से निपटने के लक्ष्य कैसे हासिल होंगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च करने की घोषणा की है। जब पंचायत का काम देखने वाले जिला परिषद कर्मी हड़ताल पर हैं और सामान्य काम तक नहीं हो रहे हैं, तो मनरेगा के काम कैसे हो पाएंगे? उन्होंने कहा कि आपदा राहत के नाम पर प्रदेश की सुक्खू सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय हास्यास्पद तरीके से काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस तरह के फैसलों की वजह से न तो लोगों को रेत बजरी उपलब्ध हो पा रही है और न ही सीमेंट और सरिया। प्रदेश में हजारों लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हजारों घर रहने लायक नहीं बचे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा क्रशर बंद कर देने से यह समस्या और विकराल हो गई है। उन्होंने कहा कि क्रशर बंद करने का खामियाजा प्रदेश के आपदा पीड़ित उठा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तो प्रदेश में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ऐसे क्षेत्रों में आपदा राहत का कोई काम नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों के आपदा प्रभावित लोग कैसे रहेंगे, यह भी सोचना सरकार का काम है, लेकिन सरकार ने एक बार भी इनके बारे में नहीं सोचा। स्कूल जा रहे 19 छात्रों को रंगड़ों ने काटा। गगरेटूना कांगड़ा के करियाड़ा में राहगीरों को भी बनाया निशाना। उपमंडल गगरेट में सोमवार सुबह तेज हवाओं से आक्रामक हुए रंगड़ों ने कलोह स्कूल के 10 विद्यार्थियों को काट खाया,
तो ग्राम पंचायत संघनई में भी 2 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। इन सभी को तत्काल सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने की बाद उनके स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें भेज दिया गया। सोमवार सुबह मौसम के मिजाज जैसे ही बदले वैसे ही तेज हवाएं चलने लगी। इसी बीच कलोह बेली में एक पेड़ की टहनी पर बना रंगड़ों का घर टूटने से रंगड़ आक्रामक होकर राहगीरों पर टूट पड़े लगे। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डा पंकज पराशर ने बताया कि रंगड़ों के काटने से घायल हुए विद्यार्थी व महिलाएं खतरे से बाहर है। ऊना में हमले से 3 बच्चे घायल। ऊना क्षेत्र के तहत श्री गुरु पब्लिक स्कूल टक्का के बच्चों पर रंगड़ों ने हमला बोल बुरी तरह से घायल कर दिया। रंगड़ों के हमले से 3 बच्चे, 2 छात्राएं व 1 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया। सोमवार सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे कि रंगड़ों ने अचानक धावा बोल दिया। सीएमओ डा एस.के. वर्मा ने बताया कि रंगड़ों के काटने से 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। कॉलेज जा रही 6 छात्राओं को मारा डंक। निचला करियाड़ा में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही 6 छात्राओं व राहगीरों पर रंगड़ों ने हमला कर दिया। रंगड़ों के काटने से निचला करियाड़ा की दीक्षा पुत्री राजेश कुमार, पायल पुत्री जीत सिंह व बिंदु पुत्री सुरेश कुमार को निजी क्लिनिक में उपचार के बाद इनकी गंभीर हालत को देखते हुए सिविल अस्पताल देहरा ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार सुबह अचानक आए तूफान से निचला करियाड़ा में रंगड़ों का छत्ता टूटकर सड़क पर आ गिरा। सीएम ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित, खेल नीति में बदलाव की कही बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में चीन के हांगझोउ में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने ऊना जिला के पुरुष वर्ग में कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज, भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी तथा टीम की सदस्य निधि शर्मा, ज्योति, पुष्पा राणा और सुषमा शर्मा को शाल व टोपी से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और इस बार के एशियन खेलों के आंकड़े हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शा रहे हैं। भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी सफलता उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरक है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों से युवाओं को समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान भी किया। खेल नीति में बदलाव पर विचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में शीघ्र ही एक गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में आधारभूत खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है तथा राज्य की खेल नीति में परिवर्तन लाने पर भी विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों बारे अवगत करवाया। ड्रोन ने सरचू से सुरक्षित निकाले 30 बड़े वाहन। दारचा से सुबह 1 घंटा ही निकल सकेंगी गाड़ी पा। लद्दाख और हिमाचल की सरहद में बर्फबारी के बीच सरचू में फंसे करीब 30 बड़े वाहनों को बीआरओ 70 आरसीसी ने रेस्क्यू कर दारचा पहुंचा दिया है। पिछले दिनों हुए हिमपात के कारण लद्दाख से मनाली की तरफ निकले कई वाहन सरचू में फंस गए, जिनमें कई पर्यटक वाहन भी शामिल थे। बीआरओ ने बर्फबारी के बीच मशीनों की मदद से बड़े वाहनों को सरचू से सुरक्षित दारचा पहुंचाया। बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक ताज़ा हिमपात के बाद बारालाचा और इसके आसपास पारा लुढ़क कर -10 डिग्री तक पहुंच गया है।
कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ के मशीन ऑपरेटरों ने जान जोखिम में डालकर बारालाचा दर्रा पार कर सभी बड़े वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया। दारचा से सरचू की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। लगातार हो रही बर्फबारी और मौसम के रुख को देखते हुए जिला प्रशासन ने लेह की तरफ निकलने वाले वाहनों के लिए समय निर्धारित किया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बारालाचा दर्रा की तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लेह की तरफ जाने वाले वाहनों को दारचा से सुबह 9:15 से 10:15 बजे तक केवल 1 घंटे के बीच छोड़ा जाएगा। इसके बाद किसी भी वाहन को सरचू की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरीजों को बड़ी राहत, देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन से पहुंचाई जाएंगी दवाइयां। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन की मदद से अस्पतालों में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। सर्दियों में बर्फबारी के बाद सड़कें अवरुद्ध हो जाने से जनजातीय इलाकों के गांव आपस में कट जाते हैं। ऐसे हालात में यह ड्रोन मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई लाहौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन की मदद से मेडिसिन और जरूरी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। फिलहाल ड्रोन की नियमित सेवा शुरू करने से पहले केलांग में इसका ट्रायल चल रहा है। दरअसल लाहौल स्पीति में सर्दियों में बर्फबारी होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कई गांव जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ऐसी विपरीत स्थिति में मरीज तक जरूरी मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन जाता है, लेकिन अब ड्रोन की मदद से विपरीत हालात में भी आसानी से मरीज तक दवाइयां पहुंच सकेंगी। ड्रोन की हालांकि जमीन से 400 फुट ऊंचाई तक उड़े की क्षमता है, जबकि इसमें लगी बैटरी लगभग 1.5 घंटे का बैकअप देती है, लेकिन आईसीएमआर को 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की अनुमति है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक कुलदीप निगम ने बताया कि ट्रायल कामयाब होने के बाद घाटी में सर्दियों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। उधर लाहौल स्पीति के लोगों ने आईसीएमआर की इस ड्रोन सेवा का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री के आवेदन पर फैसला सुरक्षित, सुनवाई 4 को। हाई कोर्ट में उपमुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने उपमुख्यमंत्री के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने उनकी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराते हुए याचिका से उनका नाम हटाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से रामकुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आवेदन में यह दलील दी है कि यह याचिका पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है, जिसमें कि उनको उपमुख्यमंत्री होने के नाते प्रतिवादी बनाते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उनके अनुसार 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश की तरह उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय व हाई कोर्ट के निर्णयों के मुताबिक उनकी नियुक्ति कानून के दायरे में आती है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस सुनने के पश्चात आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया,
जबकि मुख्य याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रहा चिट्टा, सरहद पार से आए नशे से मौत का शिकार हो रहे युवक। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सरहद पार से आने वाले चिट्टे के ओवरडोज से हिमाचल में अधिकांश मौतें हो रही है। हिमाचल में नशे की खेप सरहद पार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहुंच रही है। चिट्टे की ओवरडोज से इसका उपयोग करने वालों की मौत हो रही है। एक सरहद से चिट्टा और दूसरा दिल्ली से आने वाला चिट्टा, जो नाइजीरियन सप्लाई कर रहे हैं। सरहद से आया चिट्टा इतना खतरनाक है कि ओवरडोज से कुछ ही क्षणों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका ताज़ातरीन मामला मंडी जिला में भी देखने को मिला है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक की चिट्टे की ओवरडोज लेने से मौत हो गई। अब तक की पुलिस जांच में यह बात सामने आई है। युवक की मौत के पीछे भी सरहद पार से आने वाला चिट्टा ही कारण रहा है। एचडीएम 10 महीनों में 195 केस दर्ज। मंडी जिला में 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक नशे के 195 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 253 स्मगलरों को सलाखों के पीछे डाला है। चिट्टा और अन्य प्रकार के नशों से अब तक 5 से 7 मौतें हो चुकी है। बच्चों की गलतियों पर पर्दा। अमूमन ये देखा जाता कि यदि किसी का भी बच्चा नशा करता है तो अभिभावक इस बात को छुपाते हैं। अभिभावकों की ये लापरवाही उनसे उनके बच्चे को छीन लेती है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की बुरी आदत को छुपाएं नहीं, बल्कि खुलकर आगे आए और विशेषज्ञों से संपर्क करें। 253 तस्कर सलाखों के पीछे। एएसपी मंडी सागर चंद्र बताते हैं कि मंडी जिला में 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक नशे के 195 मामले दर्ज किए गए हैं। 253 स्मगलरों को सलाखों के पीछे डाला गया तथा जिला में अब तक 5 से 7 मौतें हो चुकी है। हिमाचल में 2 प्रकार का नशा फैल रहा है, एक दिल्ली से आने वाली खेप और दूसरा सरहदी, जिसकी खेप पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही है। प्रदेश भर में 30 अक्टूबर को आयोजित होगी म्यूटेशन अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश में म्यूटेशन इंतकाल अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 22,000 से अधिक ऐसे मामले लंबित पड़े हैं। म्यूटेशन अदालत से आम आदमी को सुविधा के साथ ही उन्हें म्यूटेशन के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों में जाने से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी न होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे विकास कार्यों की प्रगति भी प्रभावित होती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सरकार हर क्षेत्र में सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को म्यूटेशन अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। यह पाठ्यक्रम रोजगारपरक और नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इनमें कृत्रिम मेधा का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को गुणात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
इससे युवाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल मुजारियत एवं भूसुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे कार्य समयबद्ध होंगे और इनमें दक्षता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1500 बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यूवी फिल्ट्रेशन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थल चयनित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल उपचार के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। बारिश में भी देवियों के दरबार भक्तों कर रौनके, 41,500 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश, 45,78,000 नकद चढ़ावा। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में आश्विन नवरात्र मेले के दूसरे दिन सोमवार को बारिश के बीच 41,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। पहले दिन 4 शक्तिपीठों नयनादेवी, बज्रेश्वरी, चिंतपूर्णी व ज्वालामुखी मंदिर में मां के चरणों में भक्तों ने 45,78,148 रुपए का नकद चढ़ावा चढ़ाया है। वहीं 35 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 3 किलो 956 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। नवरात्र के चलते मां के दर्शनों के लिए मंदिर खुलने और बंद करने का भी अलग से समय तय किया गया है। ऊना जिला के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में दूसरे दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। मंदिर में पहले दिन 14,04,985 रुपए का नकद चढ़ावा, 7 ग्राम सोना और 675 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। नयनादेवी मंदिर में 5,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि पहले नवरात्र पर 18,61,709 रुपए चढ़ावा, 19 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 2 किलो 851 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ज्वालाजी मंदिर में सोमवार को 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर अधिकारी अनिल ने बताया कि पहले दिन मंदिर न्यास को 9,05,544 रुपए नकद चढ़ावा, 9 ग्राम सोना और 430 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। कांगड़ा स्थित बज्रेश्वरी देवी मंदिर में सोमवार को 5,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में माथा टेका। मंदिर अधिकारी नीलम राणा ने बताया कि मेले के पहले दिन 4,05,910 रुपए नकद चढ़ावा चढ़ाया है। चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्र मेले के दूसरे दिन सोमवार को 6,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।